सो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था सेक्शन नंबर 23, और सेक्शन नंबर 23 में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि रिप्रेजेंटेशंस व्हिच आर मेड बाय द पार्टनर्स, वन फॉर ऑल फॉर वन, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आपने किसी एक पार्टनर को नोटिस दे दिया, सो इट इज डीम्ड दैट आपने बाकी सारे पार्टनर्स मतलब पूरे फर्म को पता है। ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया था। देन लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी, सो बेसिकली अगर किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से कुछ हुआ तो यहाँ पर पूरा का पूरा फर्म बाइंड हो जाएगा, राइट। सो एवरीवन इज जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। फिर इसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि कुछ अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है कॉपीराइट और कब, तो पूरा फर्म यहाँ पर रहेगा। फिर हमने यहाँ पर भी देखा था कि रॉन्गफुल एक्ट्स विच आर डन बाय द पार्टनर, तो उसके लिए फर्म पूरा यहाँ पर लाइबल रहता है, राइट। एंड देन हमने यहाँ पे देखा था मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स, तो अगर किसी एक पार्टनर ने पैसों को लेके हेर फेर अगर कर दिया तो भी यहाँ पर फर्म ही लाइबल रहेगा, वो चाहे फर्म की कस्टडी से पैसा गायब हुआ हो या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को पैसा दिया और पार्टनर पैसा लेके गायब हो गया, तो भी द फर्म वुड बी लायबल। फिर हमने यहाँ पर देखा था राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, सो अगर एक पार्टनर जैसे यहाँ पे डी अपना शेयर जेड को देके जाता है, राइट, तो इन दैट केस यहाँ पर ये देखा गया कि वो चाहे किसी भी वजह से ट्रांसफर करे, बट दिस पर्सन विल नॉट गेट द पार्टनरशिप राइट्स, उसको पार्टनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा लेकिन उसको पार्टनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। जो भी पार्टनर्स यहाँ पे उसको प्रॉफिट देंगे वो उसको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक है यही प्रॉफिट है, अकॉर्डिंगली ही हैव टू डू दैट। और जब डिसोल्यूशन होगा फॉर्म का तब भी उसको उसके पैसे यहाँ पर मिल जाएंगे एंड ही विल टेक द मनी एंड गो। और इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे माइनर, तो माइनर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, राइट। अगर बेनिफिट्स है पार्टनरशिप के अंदर तो उसके लिए कर सकता है, लेकिन इट हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एंड पार्टनर को आप लाइबल नहीं बना सकते। फिर हमने ये देखा था कि पार्टनर जब मेजर हो जाता है तो उसके पास 6 महीने का टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए वेदर ही वांट टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप और ही वांट्स टू नॉट कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो यहाँ पर अपने कंटिन्यूएशन या नॉन कंटिन्यूएशन के बारे में यहाँ पर फॉर्म को इंटीमेट कर देगा। और अगर वो कोई कम्युनिकेशन नहीं करता तो फिर वो यहाँ पर बेसिकली मान लिया जाएगा दैट ही वांट्स टू एक्ट एज द पार्टनर ऑफ द फर्म और ही विल बी डीम्ड कंसिडर्ड टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। एंड अगर उसने नोटिस दे दिया देन ही विल नॉट बी लाइबल, बट नोटिस के पहले ही विल बी लाइबल जो भी यहाँ पर एक्ट्स होते हैं फर्म के। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि आफ्टर रिटेनिंग द मेजोरिटी, ये वाला पार्ट पूरा क्लियर किया था। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। तो इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर, तो हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनर आता है तो उसके पहले के एक्ट्स के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा, बट उसके बाद वाले एक्ट्स के लिए वो यहाँ पर लाइबल रहता है। सिमिलरली अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन से पहले वाले एक्ट्स के लिए वो लाइबल रहेगा लेकिन इसके बाद वाले एक्ट्स के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। बट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बेसिकली उसने यहाँ पर क्या कर दिया हो, नोटिस दे दिया हो। उसने नोटिस नहीं दिया तो फिर वो लाइबल रहेगा, फिर टेक्निकली उसका डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं है। तो एनी पर्सन हु हैज एक्टेड बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन दैट दिस पर्सन इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज अ पार्टनर इन दिस फर्म, तो फिर वो यहाँ पर लाइबल हो जाएगा ये नोटिस के लिए, राइट। फिर आप देखिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो ये भी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था कि वो रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल नॉट मेक द फर्म डिसॉल्व, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं एज द पार्टनर और वो डिसोल्यूशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो लाइबिलिटी ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, तो जो आउटगोइंग पार्टनर है ही विल बी लाइबल until the public notice is been given। तो ये जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बताया था, दिस द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज कवरिंग हियर। फिर आप यहाँ पे देखिए एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर, सो इसमें दो तीन कंडीशंस यहाँ पे थे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट में ये सब मेंशन होना चाहिए एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर विल बी एक्सरसाइज्ड by the majority of the partners and it will be exercised in the good faith। and basically expulsion के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट बताना होगा that why a particular partner शुड बी एक्सपेल्ड। तो आप यहाँ पर बता दो कि जैसे किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया या उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स किए, तो जो भी इनका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में आपके रीजंस जो होंगे वो यहाँ पर गिवन होंगे। और इसका इलस्ट्रेशन के लिए भी मैंने बताया था दैट दिस इलस्ट्रेशन इज गिवन इन द एग्जाम्पल, राइट। ये वाला ये पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आया था। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर हम लोगों ने चेक किया था कि जैसे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो ये वाला जो चार्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप यहाँ पे देख लेना, जैसे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ he cannot continue as the partner and therefore he will cease to be a partner। जैसे ही उसका इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास हो गया
और उसका जो एस्टेट है, ठीक है, वो यूज कर लिया जाएगा, जो पार्टनरशिप में उसका शेयर है उसको यूज कर लिया जाएगा टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज, लेकिन उसको खुद को लायबल यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। मतलब फर्म को किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं बना जाएगा, एंड सिंस ही इज नो लॉन्गर द पार्टनर ऑफ द फर्म, ही ceases टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, वो भी यहाँ पर लायबल नहीं रहेगा। सो द स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट neither liable nor the firm will be liable for any of the acts which are done by that insolvent partner। तो बेसिकली यहाँ से पार्टनर वो निकल ही गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने डिसीज पार्टनर के लिए देखा था, और ये एग्जांपल भी हमने देखा कि डेथ होने के बाद आपको नोटिस वगैरह भी देने का जरूरत नहीं है, और वो पार्टनर लाइबल नहीं रहेगा, और उसके जो डिसीज पार्टनर के फैमिली मेंबर्स है, जो बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इवन दे आर एब्सॉल्व फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखना था राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक्शन नंबर 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि डील करता है अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाया जा सकता है। और यहाँ पर क्या बताया है कि देखो, एक जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको यहाँ पर बोल दिया गया कि आप कॉम्पिटिंग बिजनेस में मत करना। अगर आप कॉम्पिटिंग बिजनेस में जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। देखो, सबसे पहला तो ये है कि आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाया जा सकता है कि आप जो यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, सपोज ABCD 4 जने मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, मुंबई के अंदर आप एज अ पार्टनर नहीं जा सकते। सो सपोज ABCD 4 पार्टनर्स थे, डी यहाँ से रिटायर कर रहा है, आउटगोइंग पार्टनर है, डी बोलता है मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कि देखो, आप मुंबई में ये कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या मुंबई के अंदर आप कोई पर्टिकुलर एरिया बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो हैव अग्रीमेंट दैट महाराष्ट्र में आप नहीं करोगे, पूरे स्टेट में आप नहीं करोगे। अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर महाराष्ट्र है, सपोज आपका बिजनेस जो है वो गुजरात में भी एक्सटेंड होता है, मतलब आपका ऑफिस मुंबई में है बट आपके जो बिजनेस है, कस्टमर है, सप्लायर्स है, वो गुजरात तक भी है, तो आप वैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि जहां जहां पर ये फर्म है उसके साथ आप कॉम्पीट नहीं करोगे। और ऐसा भी नहीं कि लाइफ टाइम के लिए नहीं करोगे, दिस विल बी लाइक 2 इयर्स के लिए आप नहीं करोगे, 3 इयर्स, 5 इयर्स, डिपेंडिंग अपॉन। तो एक इसको हम लॉ में वर्ड यूज करते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो आप एक रिलैक्स होने का टाइम दो कि इस पर्टिकुलर पीरियड में चीजें थोड़ी सी थम जाए, क्योंकि आप अभी भी क्या हो, ABCD उस फॉर्म का पार्टनर है, और अब क्या होगा, हर कोई उस फॉर्म से डी को कनेक्ट करके रखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर डी जो है वो अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। ABCD चारों ने मेहनत करके यहाँ पे बिजनेस को चलाया, लेकिन डी जो है वो यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। और उसका अनड्यू एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और फर्म के कॉस्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि देखो, अगर वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में या कहीं पर भी जाता है तो वो जाए, बट ही शुड नॉट यूज द फर्म्स नेम, सबसे पहला। और दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है, ही शुड अगेन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो जब ABCD इंडिपेंडेंटली, डी यहाँ पर जब इंडिपेंडेंटली किसी बिजनेस में जाएगा, तो वो यहाँ पर ये क्या बोलेगा कि देखो, मैं फर्म का नाम एक तो यूज नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा, वो यहाँ पर किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि देखो वो ABCD का पार्टनर था, इस तरह से। तो ये देखो, ये जो बताया ना, सॉलिसिट द कस्टम of the person who were dealing with the firm before he ceased to be the partner। तो जिन लोगों से वो एज अ पार्टनर फर्म से पहले डील करता था, वो चाहे आप कस्टमर्स हो या फिर वहां पर कोई आपके सप्लायर्स हो, कुछ भी इस तरह से रहे, तो उनके साथ में वो बेसिकली यहाँ पर डील मतलब नहीं करेगा, बेसिकली उस तरह से डील नहीं करेगा एज इफ ही इज द पार्टनर। तो यहाँ पर फर्म का कोई भी अनड्यू एडवांटेज ये पार्टनर यहाँ पर नहीं उठा सकता, इसलिए इसको यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो ध्यान रखना, आप यहाँ पर सेक्शन 36 को पार्टनरशिप एक्ट का अकेले नहीं पढ़ोगे, दिस विल बी रेड विथ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और प्रैक्टिकली भी अगर आप लॉ को पढ़ो, तो लॉ ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक पॉइंट से रीड आउट करते हो। आप लॉ को जब रीड आउट करते हो तो आप लॉ को दोनों एंड से रीड आउट करते हो, मतलब सिर्फ एक लॉ को आप नहीं देखोगे। जैसे कंपनीज एक्ट है, तो आप कंपनीज एक्ट सिर्फ ऐसे कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ते हो, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ भी पढ़ते हैं, उसमें और भी चीजें जुड़ती रहती है। तो बेसिकली सिर्फ एक एक्ट के साथ आप उसको नहीं पढ़ते। जैसे मैंने बताया था, लिस्टेड कंपनी तो सेबी रेगुलेशंस भी कंप्लाई होगा, तो वो कंपनीज एक्ट को भी देखेगा, सेबी रेगुलेशन को भी देखेगा, तो दोनों को देखेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो वर्कआउट करेगा। तो ये आपका सेक्शन नंबर 36 था। फिर आ जाता है राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर इन द केसेस ऑफ शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, अकाउंट्स के अंदर भी आपने देखा है, पार्टनर जब रिटायर हो जाता है या वो पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर है, तो आप उसके कैपिटल को रीपे करते हो, आप उसके रिजर्व्स को पे करते हो। तो वो सब आपने अकाउंट्स में जैसे पढ़ा है कि आप उसका सबसे पहले कैपिटल, बेसिकली यू पैक अप द कैपिटल अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर। तो आप उसका कैपिटल लोगे, आप प्रोपोर्शनेट रिजर्व्स को ऐड कर दोगे, आप यहाँ पे
प्रॉफिट्स को ऐड कर दोगे, आप यहाँ पे लॉसेस को माइनस कर दोगे, इस तरह से करके इसके जो इंटरेस्ट वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप ऐड कर दोगे। इसी तरह से कुछ अगर ड्राइंग्स हुए तो उसको आप माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और भी कुछ चीजें जो रहेगी वो सबको एडजस्ट करके लास्ट में इस पार्टनर का क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को आप अकाउंट्स में भी क्या करते हो, या तो आप उसको रीपे कर देते हो या आप ट्रांसफर कर देते हो कैपिटल अकाउंट के अंदर, अपना लोन अकाउंट में, आउटगोइंग पार्टनर लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको बताया हुआ है कि एक पार्टनर जब यहाँ से रिटायर कर जाता है, फर्म से रिटायर कर जाता है, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, फर्म का जो उसका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, उस क्लोजिंग बैलेंस को आप क्या करो, या तो आप उसको पे कर दो, ठीक है, और अगर आप उसको पे नहीं करते तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करो, या फिर आप जब तक उसका पूरा कैपिटल रीपे नहीं करते तब तक आप उसको क्या करोगे, जो प्रॉफिट का शेयर है वो प्रॉफिट का शेयर वहां पर देते रहोगे। तो ये सेम पॉइंट यहाँ पर बताया कि वेयर द एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज टू बी द पार्टनर and the surviving or continuing partner carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement। ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, without any final settlement of the accounts between the outgoing partner, then in the absence of the contract to the contrary, the outgoing partner is entitled to his estate, right, और उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होगा वो सब यहाँ पर देगा जब से वो रिटायर हुआ है, या जिस दिन से सपोज अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो वहां तक के जिस दिन से वो बेसिकली द डे ही सीज टू बी द पार्टनर, उस दिन तक का सारा प्रॉफिट्स और वो सबको आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे। ध्यान रखना जब आप इस सेक्शन को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो अकाउंटिंग के अकाउंट्स के जो जर्नल एंट्रीज है, या जो अकाउंटिंग आप अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हो, वो सब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये पीएनएल को डेबिट किया, ये पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया, रिजर्व्स को डेबिट किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, या लॉसेस को क्रेडिट किया और पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया, वो सब आपके दिमाग में यहाँ पर सेट रहना चाहिए। तो वो सब कर करा के आप लास्ट में क्या करते हो, लास्ट में या तो आप उसको इंटरेस्ट दे देते हो एट द रेट 6% पर एनम, या फिर आप उसको बोलते हो कि चलो यू कैन टेक द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो भी आपका फर्म से प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को आप शेयर कर दोगे। तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ गया। बस एक चीज और ध्यान रखना कि जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो बेसिकली अगर जो आउटगोइंग पार्टनर है या जो पार्टनर डेथ हो गया उसका नाम अगर यूज कर रहे हैं उसके डेथ के बाद भी, एंड आपने अकाउंट्स को सेटल कर दिया, ठीक है, अगर आपने अकाउंट्स को सेटल कर दिया उसके बाद भी अगर आप उसके नाम को यूज कर रहे हो, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। सिर्फ उसका नाम यूज हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह उसको यहाँ पर दोगे, ठीक है, बिकॉज फर्म का नाम जो है वो तो कंटिन्यू ही रहेगा यहाँ पे। तो अगर पार्टनर्स यहाँ पे चेंज हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उससे उसको कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं मिलेगा। वो ये नहीं बोलेगा मैं इस फर्म का पार्टनर था, आप मेरा नाम यूज कर रहे हो, मैं निकल गया हूँ, मेरे अकाउंट सेटल हो गया पर फिर भी मुझे प्रॉफिट दो। बोले क्यों प्रॉफिट दो, बोले क्योंकि आप मेरा नाम यूज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली नाम यूज कर रहे हो तो नाम यूज करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय contract between the partners, an option is given to the surviving or continuing partners to the purchase the interest of the deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of deceased partner or the outgoing partner or his estate as the case may be is not entitled to, ये देखो, is not entitled to any further or other share of profits, but if any partner assumes to act in exercise of the option does not in all material aspects respects comply with the terms thereof, then he will be liable, he is liable to the account under the foregoing provisions। तो अगर आपके आउटगोइंग पार्टनर के अंदर यहाँ पर वही सेम पॉइंट बताया कि आपको कोई भी स्टेट में एंटाइटलमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके आगे अगर हम चेक करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये या ओके, so same point यहाँ पर आपको already बताया। तो let's see the example that A, B, C are the partners in a manufacturing of machinery. Now A is entitled to 3/8 of the profit in the partnerships, ठीक है। Now A becomes bankrupt, B and C continue the business without paying out A's share of the partnership assets or settling the accounts. Now A is entitled to 3/8 of the profit from the date of his bankruptcy till the final liquidation। तो ये जैसे सेम एग्जाम्पल हो गया क्योंकि अकाउंट सेटल नहीं हुआ। Now, A, B, C are the partners. C retires after selling his share in the partnership. A and B fail to pay the value of share as regard to, right, as agreed to. So यहाँ पर the value of the share of C on the date of his retirement from the firm would be a pure debt
from the date on which he ceased to be the partner as per the agreement. तो C will be able to recover that amount along with the interest, और इसमें मैंने आपको बताया था वो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करके अपना अमाउंट ले लेगा। फिर आप देखिए रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द चेंज इन द फर्म। अब इसका सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सी, इसका एग्जाम्पल मैं आपको अलग से दे देता हूँ। लास्ट पेज अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पर आपको मैं दे देता हूँ। आई डोंट सी एनी ब्लैंक पेज। सी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है ये। अगर आप इसको यहाँ पर पढ़ोगे तो दिस इज बेसिकली एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब क्या है। सी, ए बी सी डी ये फर्म में पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर एक है मिस्टर जी जिसने गारंटी दिया, मिस्टर जी ने गारंटी दिया। अब आपको पता है गारंटी किस चीज के लिए दिया जाएगा, फॉर सम लोन और समथिंग। तो ये जो बैंक है, इस बैंक ने यहाँ पर क्या किया था, इस फर्म को लोन प्रोवाइड किया था, ठीक है। इस फर्म को लोन प्रोवाइड किया था, और जो गारंटी है ये किसने दिया, इसने गारंटी दिया। इसने एक तरीके का एश्योरिटी दिया कि आप इस फर्म को लोन दे दो, ये लोग टाइम पे अपना रीपेमेंट कर देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कुछ इस तरह से डिफॉल्ट वगैरह हुआ तो ये गारंटर जो है जी, ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकाउंट्स का पेमेंट आपका कर दूंगा, मैं लॉस की भरपाई कर दूंगा, आई गारंटी यू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर सपोज करो ये लोग ए बी सी डी अगर टर्म्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब टर्म्स को कैसे चेंज करेंगे, सपोज बैंक से कोई इंटरेस्ट वगैरह अलग चार्ज कर लिया या कुछ भी करके यहाँ पर अगर ऐसा रहा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जी यहाँ पर ये बोल सकता है कि मैं अब कोई भी अमाउंट यहाँ पर पे नहीं करूंगा। आपने सपोज करो जी ने बोला था आप इस फर्म को 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, बैंक को बोला, तो बैंक ने 1 करोड़ से ज्यादा का लोन दे दिया। देखो कम का लोन दिया तो देर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन दे दिया तो यहाँ पर बैंक और जो एबीसीडी है, इन तीनों ने एक तरीके से अपनी हरकतों से, ठीक है, बैंक ने एक्स्ट्रा लोन देके और एबीसीडी ने एक्स्ट्रा लोन लेके यहाँ पर जो गारंटर है उसको उसकी गारंटी से रिलीव कर दिया। क्यों? क्योंकि जब डिफॉल्ट होगा तो गारंटर यहाँ पर क्या बोलेगा, बैंक मैंने आपको पहले ही बोला था आप 1 करोड़ रुपए का इनको लोन देना, आपने 1 करोड़ से ज्यादा का लोन क्यों दिया, और अगर आपने दिया भी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर चेक करो, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है। अब यहाँ से सपोज ए या और बी कोई भी एक पार्टनर या कोई भी 2 पार्टनर यहाँ से फॉर्म से निकल जाते हैं और रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करते हैं, और इस बात का इंटीमेशन आपने गारंटर को नहीं दिया, तो यहाँ पर गारंटर क्या बोलेगा, there was a material change in the firm which I should have been communicated, and since I am not communicated I am free from this particular liability। तो यहाँ पर वो मना कर देगा और वो बोलेगा मैं किसी भी तरह के लाइबिलिटी को अब यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि गारंटी है। अब गारंटी भी 2 तरीके का होता है, एक होता है वन टाइम गारंटी और एक होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। सो दिस इज अ वन टाइम गारंटी, जब बैंक ने एक बार यहाँ पे लोन दिया एबीसीडी को तो ये हो गया आपका वन टाइम गारंटी। और एक होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, जिसमें क्या होगा कि बैंक लगातार यहाँ पर एबीसीडी को लोन देता रहेगा। और ऐसा कब होता है, जब बैंक में लेट्स से देयर इज अ करंट अकाउंट, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को एक्सेप्ट करते रहते हो, तो यहाँ पर बोले इस फॉर्म को आपने 1 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो, आई अश्योर यू। अब 1 करोड़ से ज्यादा का अगर दे दिया तो इस टाइप के गारंटीज में कॉन्टिन्यूइंग गारंटी आता है, जब आप किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं देते, मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए देते हो। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पर वही सेम लगता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन के लिए भी गारंटी दिया या कॉन्टिन्यूइंग के लिए भी गारंटी दिया, अगर आपने टर्म्स को चेंज कर दिया बिना गारंटर को लूप में रखे, इसको बताए बिना अगर आपने ऐसा कर दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पर गारंटर डिफॉल्ट होने पे अपनी लाइबिलिटी को रिवोक कर सकता है। तो देखो, अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म, to a firm or to a third party in respect of a transaction of a firm in the absence to the agreement to the contrary is revoked as to the future transactions from the day the change in the constitution of the firm has happened। और यहाँ पर ध्यान रखना, आपने अगर नहीं बताया तो क्या ये चेंज हुआ उसके पहले के लाइबिलिटीज से, क्या ये गारंटर फ्री हो जाएगा? आंसर इज नो। इससे पहले कि अगर कुछ भी लोन्स है तो उसके लिए वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि तब तो हमारे टर्म्स बराबर ही थे। हाँ, जब से टर्म चेंज हुआ उसके बाद से वो लायबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल 1 करोड़ वाले का लिया था, सपोज करो बैंक ने 1 करोड़ 30 लाख रुपीस का लोन दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बैंक है, जो गारंटर है, वो बोलेगा देखो आपने भले 1 करोड़ 30 लाख का लोन दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर किसको देखता हूँ, मैं सिर्फ 1 करोड़ देखता हूँ,
मैं आपको जो मैक्सिमम गारंटी 1 करोड़ का दिया था, मैं 1 करोड़ का अमाउंट आपको रीपे कर दूंगा अगर फर्म ने डिफॉल्ट किया। ये मैं डिफॉल्ट, ये वाला जो अमाउंट है ये मैं पे नहीं करने वाला। इसी तरह से सपोज ABCD 4 पार्टनर्स थे, कोई एक पार्टनर निकल गया, कोई एक नया पार्टनर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपका लायबिलिटी कब खत्म होगा? जिस दिन आपने ऐसा कुछ चेंज किया और आपने रिप्लाई नहीं किया। तो मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक बार चेंज किया तो पूरी तरह से आप वहां पे साइड होके निकल जाते हो। ऑफ कोर्स जब तक चेंज नहीं हुआ तब तक की सारी लायबिलिटी आपकी एज इट इज रहेगी। सो दिस इज देयर इन योर चैप्टर नंबर 2। अब अगर हम यहाँ पे यूनिट नंबर 3 को देखें तो मैं क्विकली यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर दूं। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को देखोगे तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन जैसे कंपनीज LLP एक्ट उसकी तरह यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो ये फर्म के ऊपर होता है कि फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे या फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहे। लेकिन हाँ, देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो। अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाओगे तो फिर यहाँ पर लायबिलिटी किसका आ जाएगा? यहाँ पर फिर जो पार्टनर्स हैं उनका लायबिलिटी आ जाएगा। दे विल नॉट गेट द राइट टू फाइल अ केस, वो किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या कोई और उनके ऊपर केस फाइल कर सकता है? हाँ, कोई और तो उनके ऊपर केस फाइल कर देगा, बट ये किसी और पर्सन के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से मिलेगा दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड दूसरा जाएगा व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म यहाँ पर सिंपल है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अपने एरिया का रजिस्ट्रार को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आरओसी नहीं, रजिस्ट्रार। LLP आरओसी के पास जाएगा और कंपनी आरओसी के पास जाएगा, लेकिन जो फर्म है वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा अपने एरिया में, और वहां पर उनको बताएगा ये हमारा फर्म का नाम है, हमारा मेन बिजनेस जो है वो ये है, हम ये बिजनेसेस को कैरी कर रहे हैं इस नाम से, और ये हमारे पार्टनर से जो ज्वाइन हो गए इनका ये एड्रेस है, और ये नाम और एड्रेस पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे बताओगे, और ये फर्म का क्या ड्यूरेशन है ये सब आप करोगे। और इन सब को साइन करके सारे के सारे पार्टनर, ध्यान रखना दिस स्टेटमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टनर साइन कर देगा या कुछ और, ऑल द पार्टनर्स शुड साइन, एंड उसके बाद में ये आगे जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो एक फर्म को बोला हुआ है कि कुछ नाम आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, क्वीन, क्वीन, रॉयल, इन सब को आप यूज नहीं कर सकते। और आज की डेट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के एम्बलम्स को जो रहते हैं, नेशनल एम्बलम्स और इन सब को आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो सेम प्रिंसिपल आपको कंपनीज एक्ट में भी देखने को मिलेगा, हालांकि वहां पर ये क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस ये सब नहीं मिलेगा आपको। LLP में भी सेम है कंपनी जैसा, कि बाकी अप्रूवल्स तो मिलेंगे बट ये सब नहीं मिलेगा। मतलब बाकी जगह रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, बट इन सब के लिए आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, राइट, हाउ डज इट वर्क। इसमें सिंपल अगर आप यहाँ पर पॉइंट को देखोगे तो सिंपल पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, ये कौन से ईयर में बना था? 1932। तो दिस इज प्री इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश एरा। तो वहां पर क्या था, ये सारे जो टर्म्स थे, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते थे किसके लिए? फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, उनके जो किंग है या जो क्वीन है, जो बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य है, उनके लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पर बताया कि ये रिफॉर्म आप नाम यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये नाम से आप कहीं ना कहीं से आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप एसोसिएटेड हो। ऑफ कोर्स आज की डेट में ये सब कोई यूज करता भी नहीं है, पर हाँ फिर भी अभी भी गवर्नमेंट के नाम से आप यूज नहीं कर पाओगे, तो वहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सो रजिस्ट्रार यहाँ पर क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को देखेगा, और एप्लीकेशन को देखने के बाद में रजिस्ट्रार आपके फॉर्म को या तो रजिस्टर कर देगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट तो क्या करेगा, कुछ उसमें डिफॉल्ट्स रहेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन वापस देगा और बोलेगा देखो ये एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है या इन चीज़ों की कमी है, तो आप यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दो। और एक बार आप एप्लीकेशन को अगर कंप्लीट कर देते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, हम आपको यहाँ पर अब्सॉल्व कर देंगे, मतलब बेसिकली आपको रजिस्टर कर देंगे। सो सेम चीज यहाँ पे आता है कि इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड then in that case he shall record an entry in the statement in the register of the रजिस्टर ऑफ फर्म्स। ध्यान रखना, इंसान है रजिस्ट्रार, एक ऑफिस है रजिस्ट्रार का ऑफिस, और वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। आप इन दो वर्ड्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देयर इज वन वर्ड विच इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रार। ओके, रजिस्ट्रार क्या है? रजिस्ट्रार है एक ऑफिस, ठीक है, और इस ऑफिस के अंदर कौन बैठेगा? एक कोई ऑफिसर होगा जो यहाँ पर बैठेगा।
एंड देन दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। अगर आप ध्यान दो, रजिस्ट्रार और टर। रजिस्टर इज बेसिकली व्हाट? रजिस्टर इज बेसिकली अ book, and this book is maintained by the registrar. Okay, so this is maintained by दिस ऑफिसर हु इज द रजिस्ट्रार। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये कौन प्रिपेयर करता है? ऑल दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द, जो ये रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स जो है ये कौन प्रिपेयर करके रखता है? ये प्रिपेयर करके रखता है रजिस्ट्रार। और जैसे ही किसी फॉर्म को वो रजिस्टर कर देगा तो रजिस्ट्रार यहाँ पे उसका नाम एंट्री कर देगा। Will enter the name in the statement in the register called as registrar of firm, और बाद में it will also file the statement। तो ये आपका फर्म का नाम यहाँ पर आ गया। अब अगर आप किसी फर्म को लेट से रजिस्टर करवाते हो तो लेट से रजिस्टर करवाने पे आपके ऊपर पेनल्टी लगता है। अब ये पेनल्टी कितना है? 100 रुपीज पर ईयर फॉर द डिले और पार्ट देयर ऑफ। अब ये आज के रेट में आप बोलोगे सर 100 रुपया एक साल का है कि एक दिन का है? क्योंकि सर हमने एलएलपी एक्ट देखा था तो वहां पर तो पेनल्टी कई जगह हमें 100 रुपया पर डे है। कंपनीज एक्ट में भी 100 रुपया पर डे का पेनल्टी इस तरह से रहता है। 1000 रुपया का भी पेनल्टी देखा है हमने। यहाँ पर 100 रुपया पर डे है। तो अगेन आप देखो ये कौन से ईयर का एक्ट है? ये एक्ट है 1932 का। अब इसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ नहीं, कोई चेंजेस हुआ नहीं, इसीलिए अभी भी यहाँ पर ये 100 रुपीज आपको दिखता है। क्योंकि आप आज की डेट में 100 रुपीज को कम अमाउंट बोल रहे हो, लेकिन अगर आप 1932 में देखो तो 100 रुपए का भी काफी वैल्यू था। ठीक है, 1932 छोड़ो, आप आज से 20-25 साल पहले का भी टाइम अगर देखोगे तो भी 100 रुपए का, मैं तो आज भी बोलूंगा 100 रुपए का आज भी वैल्यू है। बट यस, जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि लेट पेनल्टी आप पे लगेगा 100 रुपए का पेनल्टी, तो उसके हिसाब से आपको देखते हुए लग नहीं रहा कि ये कोई इतना स्ट्रिंजेंट पेनल्टी आपके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, तो ये आ जाता है लेट रजिस्ट्रेशन। फिर आप देखिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन देगा, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी क्वेश्चन ऑन दिस, बट अगर आए तो याद रख लेना 100 रुपीज पर ईयर का। एंड पार्ट देयर ऑफ का क्या मतलब हो गया? सपोज करो मैंने 4 साल, 4.5 साल का डिले हो गया, 4.5 years का डिले हो गया, तो इसके ऊपर पेनल्टी कितना लगेगा? 5। तो 5 × 100, मैं यहाँ पे 500 रुपए का पेनल्टी पे करूंगा। तो जो भी अगर आपका ईयर है उसको राउंड ऑफ कर दो और आप × 100 करके पेनल्टी निकाल लो। फिर आ जाता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश लॉ, अब यहाँ पर जो आपको कई जगह दिखता है अंडर द इंग्लिश लॉ, तो ये इंग्लिश लॉ मतलब वो ब्रिटिशर्स वाले लॉ। तो अब ब्रिटिशर्स वाला लॉ मतलब द इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट। वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी था और इसीलिए वहां पर पेनल्टी वगैरह भी था। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अगर आप देखो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट does not make the registration of the firm compulsory, okay, and it also does not impose any penalty for non registration। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया ये आपके लिए ऐसा जैसा रेलिवेंट रहेगा नहीं। बट एनीवे, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते मत करवाओ, लेकिन जब रजिस्टर करवाओगे तब आप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया तो यहाँ पर बहुत सारे डिसेबिलिटीज फर्म के पास आ जाएंगे। अब ये डिसेबिलिटीज क्या है? डिसेबिलिटीज ये रहेगा, सबसे पहला तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपका कोई रिकग्निशन ही नहीं है। ठीक है, आपका कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई लीगल रिकग्निशन है ही नहीं कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे नहीं हो, क्या है, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सिनेरियो हो गया? दैट देयर विल बी नो केस दैट विल बी फाइल्ड बाय यू। आप फाइल नहीं कर सकते, लेकिन मजे की बात आप देखो, सामने वाला आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, आप किसी के ऊपर केस फाइल नहीं करोगे, लेकिन आपके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है। इनफैक्ट आप फर्म एज अ पार्टनर आप एक दूसरे के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकते कि ये पार्टनर है इसने मेरे को फ्रॉड किया, क्योंकि कानून सीधा क्या बोलेगा? आप पार्टनर्स हो, हमें तो पता ही नहीं है जी। हमें क्यों नहीं पता? बोला हम तो उसी को ही मानेंगे जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। वहां आपका नाम कहाँ लिखा है? वहां आपका नाम नहीं लिखा, मतलब आप तो पार्टनरशिप फॉर्म एज ए यहाँ पे एग्जिस्ट करते नहीं। हाँ, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने जाके अगर बोल दिया कि देखो मेरा ये पेमेंट था, ये पेमेंट मुझे नहीं मिला और इस फर्म ने मेरा पैसा खाया, तो ऑब्वियसली कोर्ट आपको फिर कंपेल करेगा कि चलो आप यहाँ पे पेमेंट करो। उस वक्त आप ऐसा डायलॉग नहीं मार सकते कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, ये तो फर्म है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं। तो मतलब आपको डिसएडवांटेज है, मतलब कोई आपके ऊपर केस फाइल करे तो चलेगा, लेकिन आप किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाओगे। और इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। अब होगा क्या, इस चक्कर में सब फॉलो करने लग जाएंगे। सो द firm or the any other person on behalf
cannot bring any action against the third party for the breach of contract. तो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया तो भी आप, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, what are the remedies for the breach of contract, you can go and file a case, but here definitely you will not be able to file the case because आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा. दूसरा, इनफैक्ट सपोज किसी फर्म में, सपोज कोई जो पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म मेरे अगेंस्ट केस फाइल करता है और बोलता है कि देखो ये पेमेंट्स वगैरह नहीं आया, ठीक है, ये सब जो पेमेंट्स वगैरह नहीं आया तो ये पेमेंट्स आपका ड्यू है. सो इट्स बेसिकली, ये हो गया फर्म, ठीक है, और ये हो गया क्रेडिटर, ठीक है. तो फर्म को क्रेडिटर को पे करने, लेट्स प्रिज्यूम 1,00,000 रुपीज. अच्छा, क्रेडिटर ने भी यहाँ से कुछ फिनिश गुड्स को परचेज किया था, तो इसको भी कुछ पेमेंट करना था. इसको कितना पेमेंट करना था? लेट्स से 30,000 रुपीज का पेमेंट करना था. अब जब ये फर्म 1,00,000 रुपया का पेमेंट नहीं करेगा, तो ये जो क्रेडिटर है ये क्या करेगा? ये केस फाइल करेगा. अब आइडियली अगर आप देखो तो ये केस कितने का फाइल होना चाहिए? सिर्फ 70,000 का केस फाइल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो 1,00,000 माइनस 30,000, 1,00,000 फर्म को क्रेडिटर को पे करने और इस क्रेडिटर को भी 30,000 रुपए फर्म को पे करने. तो टेक्निकली तो अकाउंट्स जो सेटल होना है वो कितने का होना है? 70,000 रुपए का ही होना है. तो क्लेम कितने का जाएगा? 70,000 का. लेकिन क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो, तो आपका क्लेम तो वैसे ही रजिस्टर नहीं माना जाएगा. और इन दैट केस, इवन दो इस क्रेडिटर को फर्म को 30,000 रुपए देने हैं, बट क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो फर्म से यहाँ पर 1,00,000 रुपया पूरा डिमांड कर लिया जाएगा और ये 30,000 सेट ऑफ भी करने को नहीं देगा. तो यही पॉइंट दिया हुआ है, नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर द सेट ऑफ द क्लेम. बस ये है कि 100 रुपए तक का अगर क्लेम है तो कोई प्रॉब्लम सॉरी, 100 रुपए तक का क्लेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 100 रुपए से ऊपर का क्लेम है तो नहीं. अब अगर आप 2021 में हो, 1932 में 100 रुपए का फिर भी वैल्यू था कि चलो कोई दिक्कत नहीं. जैसे आज की डेट में अगर आपको मैं बोलूं अप टू 1,00,000 रुपीज तक का अकाउंट सेटल कर सकते हैं, तो फिर भी एक डिसेंट अमाउंट आपका सेटल हो जाता है. तो 100 रुपया उस टाइम पे एक डिसेंट अमाउंट था. लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो 100 रुपया इज नथिंग. इससे अच्छा वो बोलेगा एक काम कर, क्लेम ही मत कर, क्योंकि इससे ज्यादा तो सेट ऑफ का क्लेम करने में वो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आ जाएगा. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इधर बताया हुआ है. इसके अलावा बताया हुआ है, अग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट दी अदर पार्टनर. तो अगर कोई पार्टनर ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया तो आप दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल भी नहीं कर सकते, और थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर केस फाइल कर सकता है. हालांकि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स. क्या क्या राइट्स है वो ये बताया हुआ है. राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू स्यू द फर्म. ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है. एक पार्टनर फॉर्म्स को बंद यहाँ पे करवा सकता है. यहाँ पर असाइनी, रिसीवर, कोर्ट का वो आ सकता है और वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के शेयर को लेके यहाँ से जा सकता है. तो ये केस फाइल हो सकता है. आप काउंटर क्लेम कर सकते हो 100 रुपए तक का. ठीक है, एंड द राइट ऑफ अ राइट टू सूट, ओके, द राइट टू सूट एंड द प्रोसीडिंग्स, राइट, डिसीज पार्टनर, तो वो यहाँ पर आपको अलाउ किया. तो आप देखो मेजोरिटीली अगर आप देखो तो फर्म को डिसएडवांटेज ही है अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा के रखे हो. तो इसमें आप देखो, ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2017 विथ एबीसी एज पार्टनर्स. 2018 के अंदर ए मर गया. अच्छा, बाय द वे दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इंपॉर्टेंट, और जहां तक मुझे लगता है ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी कवर होगा. सो ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2017 with A, B and C as partners. Now in 2018 A dies और 2019 में B and C ये क्या करते हैं? अब ध्यान रखना पूरे फर्म को आप देखना, A एंड कंपनी में कितने पार्टनर्स थे? A, B, C, और इन्होंने 2017 में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया था. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? 2019 में A का डेथ हो जाता है, 2018 में A का डेथ हो जाता है, और बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है बी एंड सी, ये क्या करते हैं? एक्स के नाम पे केस फाइल करते हैं. एक्स इज अनदर पर्सन जिससे इनको शायद कुछ पैसे लेने होंगे, और ये लोग क्या करते हैं? ये केस फाइल कर देते हैं. अब ये जब केस फाइल करते हैं तो अब ऑब्वियस सा बात है कि जब ए मरा तो इन्होंने रजिस्ट्रार को इंटीमेट नहीं किया, इन्होंने रजिस्ट्रार को इंटीमेट नहीं किया. सो बेसिकली दे कंटिन्यूड द बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि एक्स ने बोला कि देखो इन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को 2017 में, तब ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, लेकिन अभी 2019 है और यहाँ पर बीच में ए का डेथ हो गया था. तो टेक्निकली ये दे आर अनरजिस्टर्ड because they had registered A, B, C as the partners. However, A is not there, so remaining partner B and C they should have registered themselves. और
अगर ये रजिस्टर करते तो ये रजिस्टर्ड फर्म होता। तो एक्स बेसिकली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि ये एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। तो अगर ये अनरजिस्टर्ड फर्म है तो फिर मेरा जो सूट है, मतलब ये लोग मेरे पे केस फाइल कर ही नहीं सकते, फिर मुझे पेमेंट वगैरह नहीं करना होगा। तो एक तरीके का लीगल रेमेडी यहाँ पर खत्म। अब कोर्ट ने यहाँ पर क्या देखा, कोर्ट ने पूरे सिचुएशन को देखा और बोला कि देखो, तीन पार्टनर्स थे ना, ए बी सी डी, ए बी सी, तीन पार्टनर्स थे, इसमें से ए मर गया और रिमेनिंग पार्टनर बी एंड सी यहाँ पर रह गए, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ हु वर रजिस्टर्ड, ऑल थ्री वर रजिस्टर्ड, राइट, आफ्टर द इवेंट टुक प्लेस, राइट। इवेंट क्या था, ए का डेथ हो गया, इसके बाद बी एंड सी ये तीनों पार्टनर्स रहे। क्या ये बी और सी भी रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्टर ऑफ फर्म्स में इनका नाम है, क्या रजिस्ट्रार बी और सी को रिकॉग्नाइज करता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल सर, रजिस्ट्रार बी और सी को रिकॉग्नाइज करता है। और इवेंट जो हुआ दैट इज एज डेथ, उसके बाद भी ये चलता है। तो इन दैट केस यहाँ पर फर्म को रजिस्टर्ड ही माना गया। तो एक्स ने जो यहाँ पर ट्राई किया कि यार देखो, बी और सी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड फर्म है, इस ऑब्जेक्शन को या इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड नहीं माना गया और बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अगर वो भी रजिस्टर्ड है तो चलेगा। हाँ, लेकिन अगर सपोज ऐसा होता कि 2018 में ए का डेथ हो गया और 2018 में इन्होंने डी को एक नया पार्टनर बना लिया, मतलब नाउ द फर्म इज बी सी एंड डी, ये फर्म अगर हो गया तो बेसिकली ये फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं, मतलब किया जा सकता है। और पार्टनर्स यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम रजिस्टर्ड है, यहाँ पर पार्टनर्स क्या माना जाएगा, अनरजिस्टर्ड ही माना जाएगा। क्यों अनरजिस्टर्ड माना जाएगा? बिकॉज बी सी एंड डी दे आर अनरजिस्टर्ड, इसमें से जो डी है वो अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप देखो जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे वो रजिस्टर्ड थे, तो सारे के सारे पार्टनर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर डी रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पूरे फर्म को एज अनरजिस्टर्ड फर्म माना जाएगा। यही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो ए एंड कंपनी is a registered as a partnership firm in 2017 with A, B, and C as partners. In 2018, A dies, and in 2019, B and C sues X in the name and on behalf of A and company without fresh registration. Now, the first question for our consideration is whether the suit is maintainable. तो यहाँ पर वही बताया कि क्या ये एक registered firm है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो इस केस में आपको ये बताया कि द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच इज रजिस्टर्ड। और इस केस में अगर आप चेक करो तो बी एंड सी ये दोनों क्या थे, रजिस्टर्ड थे, एंड देयरफॉर ये जो एप्लीकेशन, जो केस बी और सी ने फाइल किया है एक्स के अगेंस्ट, ये मेंटेनेबल है सिंस इट इज फाइल्ड बाय द पार्टनर who are already registered. However, इसी एग्जांपल के अंदर उन्होंने चेंज करके बोला कि सपोज करो एक नया पार्टनर डी आ जाता तो क्या होता, फिर इन दैट केस ये केस फाइल नहीं कर पाते क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो therefore the firm cannot sue since D the new partner is not entered into the register of firms. तो रजिस्ट्रार आपको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता, ये चीज आपको देखना होगा। अगर रजिस्ट्रार आपको आइडेंटिफाई करता है तो इन दैट केस यू वुड से यस। और रजिस्ट्रार आपको कब आइडेंटिफाई करेगा, जब आपके सारे पार्टनर्स का नाम उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंदर हो। आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आई थिंक अकाउंट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज सेम लाइक दैट, एग्जाम में आ सकता है इसका क्वेश्चन। अब फर्म को डिसॉल्व करना और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने में दो अलग अलग बात है। फर्म का डिसॉल्व मतलब आप बिजनेस को ही खत्म कर रहे हो, और पार्टनरशिप का डिसॉल्वेशन अगर आप करते हो तो बेसिकली आपका बिजनेस तो कंटिन्यू रहता है। अब ए बी सी, पहले ये तीन पार्टनर्स थे, अब इसमें से ए एग्जिट कर गया, ठीक है, और यहाँ पर एक नया पार्टनर आ गया डी, तो अब आप बोलोगे बी सी डी। सो बेसिकली द पार्टनरशिप बिटवीन ए बी सी इज नाउ डिसॉल्व्ड बट द बिजनेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, द फर्म इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सेम वे वाइंडिंग अप आ जाता है कि अगर आप बिजनेस को बंद करते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हो, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर आपका फर्म वाइंड अप नहीं होता। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको कोर्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब इनके अग्रीमेंट के बीच में होता है, जो पार्टनरशिप के बीच में अग्रीमेंट ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं उस अग्रीमेंट के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ कोर्ट चाहिए होगा, मतलब आप चाहो तो आप ले सकते हो, जहां पर आप अपने फर्म को क्या करोगे, आप अपने फर्म को डिसॉल्व करवाओगे
बाय द कोर्ट। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको कोर्ट के ऑर्डर का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एक अग्रीमेंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और सब कुछ उस अग्रीमेंट के हिसाब से आप वर्कआउट करते हो। फिर स्कोप अगर आप देखो तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आपको एक 3 नंबर का कमेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। तो मैं वापस से पीवाईक्यू लिख रहा हूँ। आई डोंट नो क्योंकि ये पीवाईक्यू आया है कि नहीं आया या आरटीपी में, तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में पीवाईक्यू नहीं हो तो अगले अटेम्प्ट के लिए पीवाईक्यू बन जाए, क्योंकि आपके अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। राइट। एंड फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पर फाइनल क्लोजर नहीं होता। आपने देखा होगा जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होता है या कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप पैकअप नहीं करते, आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाते। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हो? जब आप पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करते हो। अब पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करने का क्या तरीका? तो आप या तो अग्रीमेंट के हिसाब से बंद कर लो, आपने अपने अग्रीमेंट के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से। अब आपका अग्रीमेंट या तो बाय विल होगा या फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा। फिक्स टाइम पीरियड खत्म, उसके बाद भी कंटिन्यू किया तो वो पार्टनरशिप एट विल हो गया। और पार्टनरशिप एट विल था और शुरू से या तो था या बाद में वो पार्टनरशिप एट विल बन गया, तो आपके पास फिर एक ऑप्शन आ जाएगा टुवर्ड्स द एंड कि आप चाहो तो इस बिजनेस को बंद करके यहाँ से निकल सकते हो। राइट, आप इस बिजनेस को यहाँ से बंद करके निकल सकते हो। एंड आप सी ध्यान रखना, आप पार्टनरशिप फर्म से नहीं निकल रहे हो, आप बिजनेस को ही बंद करके यहाँ पे निकल जाओगे, तो आपस में आप अग्रीमेंट करके जा सकते हो। दूसरा हो सकता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है? अगर कोई जो आपका पार्टनर है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड करें कि अब हम फर्म को बंद कर देंगे, या फिर दो पार्टनर से दो में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली फर्म यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। या फिर हो सकता है बाय अ पर्टिकुलर इवेंट। तो आपने कोई इवेंट यहाँ पर अपने अग्रीमेंट के अंदर लिख के रखा था कि अगर ये इवेंट हो गया तो हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, या लेट्स से अगर कोई पार्टनर हमारे बीच में फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे, या एनीथिंग दैट कैन टेक प्लेस। हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस इलीगल हो गया। सी सपोज करो आप पहले एसिड बेचते थे, आपका एसिड का दुकान था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि एसिड इज इलीगल, नाउ यू कैन नॉट सेल एसिड, तो अब आपका बेसिकली जो पूरा बिजनेस है वही इलीगल हो गया। अब क्योंकि ये इलीगल हो गया तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन में आपका चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट गोज हियर। फिर आप देखें डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। तो अगर कोई कॉन्टिजेंसी इवेंट आ जाता है, कॉन्टिजेंसी क्या हो गया? बेसिकली कुछ ऐसा इवेंट, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन समथिंग। सो पार्टनरशिप आपका फिक्स टर्म के लिए था तो वो टर्म एक्सपायरी हो गया, तो ये कॉन्टिजेंट इवेंट हो गया। देयर हैज टू बी एन इवेंट। सेम वे आपने जिस बिजनेस के लिए शुरू किया था वो बिजनेस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो दैट पर्टिकुलर एडवेंचर इज कंप्लीटेड, तो खत्म हो गया। बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर आप फर्म को बंद कर सकते हो या फिर इंसॉल्वेंसी से। एंड डिसोल्यूशन एट द नोटिस ऑफ विल, तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, इफ द पार्टनर इज बेसिकली इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, तो आप नोटिस दो और आप अपने बिजनेस को बंद करो, एंड आपका बिजनेस जिस दिन से आपने नोटिस दिया उस दिन से आपका फर्म यहाँ पे बंद हो गया। फिर आप देखिए डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्म को बंद कर दिया जाएगा। अगर पार्टनर ये इस तरह से हो गए, तो बेसिकली जो पार्टनर यहाँ पे बिजनेस को काम कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर अगर पागल हो गया, वो मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गया, तो कोर्ट यहाँ पर उसको बंद कर देगा। या फिर जो मेन पार्टनर है इनकैपेसिटी अगर हो गया, राइट। अब इनकैपेसिटी कैसे आ सकता है? फिजिकल इनकैपेसिटी आ सकता है, मेंटल इनकैपेसिटी हो सकता है। हालांकि मेंटल इनकैपेसिटी काफी हद तक आपका अनसाउंड माइंड और इंसैनिटी का भी आ जाएगा। मिसकंडक्ट में हो जाएगा, अगर आप जो पार्टनर है, ठीक है, वो बार बार आप यहाँ पे कुछ फ्रॉड कर रहे हो, पैसों को इधर उधर हेरा फेरी कर रहे हो, सो इफ यू आर डूइंग एनी मिसकंडक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस द फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड। देयर इज परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? लगातार, मतलब काफी बार बार बैक टू बैक आप ये काम क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। सी जैसे अगर कोई क्रिकेटर है, वो लगातार सपोज करो रन नहीं बना रहा, लगातार आउट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंटली उनका फॉर्म खराब है, ठीक है। तो ये वाला आपका टर्म होता है। जैसे हम ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस आप देख रहे हो लगातार काफी बार, तो इस तरह से यहाँ पे होगा कि परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट है, कि बार बार पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, तो इन दिस केस आपका फॉर्म यहाँ पे कोर्ट बंद कर देगा, राइट। फिर अगर आप यहाँ पर देखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, राइट, सो वेर अ पार्टनर अदर देन द retiring other than the partner who is suing has transferred the whole interest of the firm to the third party
और हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट, तो यहाँ पर भी कोर्ट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। कॉन्टिन्यूसली आपके बिजनेस में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो भी आपके फर्म को बंद किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आता है वेर इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। अब जस्ट एंड इक्विटेबल क्या है, ये हो गया आपके सिचुएशन के ऊपर बेस्ड। तो सिचुएशन बेस्ड अगर हो गया तो यहाँ पर कोर्ट को बोला गया, तो जब लॉ लिखा जा रहा था लॉ मेकर्स ने क्या बोला कि देखो ये सिचुएशंस तो हम सोच पा रहे हैं कि इन सिचुएशंस में बंद कर देंगे फर्म को, लेकिन कुछ ग्राउंड हम ऐसा रखते हैं जिसमें हम नहीं बोलते, हम कोर्ट को डिसाइड करने के लिए बोल देते हैं कि कोर्ट आप खुद देख लेना, आपको अगर लगता है सही कि इसको बंद कर देना चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली उस वक्त ऑर्डर दे देना कि ये फर्म को बंद कर देना चाहिए। और ये कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं, अगर फर्म के अंदर कंप्लीट डेडलॉक है, मतलब जो मैनेजमेंट है, दो तीन पार्टनर्स है, पार्टनर्स आपस में बात ही नहीं करते, देयर इज अ कंप्लीट डेडलॉक, तो बंद कर दिया जाएगा। पार्टनर्स जो है वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, सबस्ट्रेटम लॉस हो गया, मतलब जो आपका पर्पस था, वॉट एवर वॉज योर पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, वो खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे बंद कर दोगे। सपोज एक पार्टनर फर्म के पैसों को लेकर स्टॉक एक्सचेंज में गैम्बलिंग करने लग गया, ठीक है, जुआ खेलने लग गया, तो भी यहाँ पर फर्म उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। और ये जो एक चार्ट है, ये इस चार्ट में आपको पूरा कंप्लीटली बताया। अगर आपको हेडिंग भी प्रॉपरली याद होती है और आप दो तीन लाइन में अगर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आते हो तो भी यहाँ पर आपको चलेगा, एग्जाम में आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अब सर डिसोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, डिसोल्यूशन अगर हो गया तो फर्म आपका फिर वहां पे बंद। सो कॉन्सिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर्स विल हैव राइट्स एंड सर्टेन लायबिलिटीज। तो बेसिकली आपके जो डिसोल्यूशन होने के बाद इन पार्टनर्स को बोला हुआ है कि आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा डिसोल्यूशन का, कि आपका फर्म बंद हो गया। तो जैसे रिटायरमेंट के अंदर हमने देखा था कि आउटगोइंग पार्टनर नोटिस जब तक नहीं देता, हम यही मान के चलते कि वो अभी भी आपके फर्म का पार्टनर है, और अगर फिर कुछ नुकसान होता है तो फिर आपको लायबिलिटी झेलना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पर रहता है कि आपका जो फर्म है वो फर्म हो गया बंद, ठीक है, आपका जो फर्म है वो फर्म हो गया बंद, लेकिन आपने पब्लिक को नोटिस नहीं दिया। सो ए और बी ये दोनों पार्टनर्स थे, इनका फर्म हो गया बंद, डिसॉल्व हो गया, लेकिन इन्होंने नोटिस नहीं दिया। फिर कोई थर्ड पर्सन था, उस थर्ड पर्सन ने यहाँ पर बी को लोन दिया, ये समझ के कि ए और बी अभी भी पार्टनरशिप बिजनेस में है, और बाद में ये बी पैसा लेके बाहर भाग गया, क्या फिर ए इसके लिए लायबल होगा? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स राइट विच इज डन आफ्टर द डिसोल्यूशन, तो यहाँ पर वो लायबल एब्सोल्युटली रहेगा। सो नॉटविथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, the partner continue to be liable as such to the third party for any act which is done by any of them, which would have been an act of the firm if done before the dissolution until the public notice is given for the dissolution। तो ये आपका dissolution के लिए public notice देना जरूरी है, राइट? अब ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ सिनेरियो है कि अगर सपोज करो पार्टनर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, तो उन सब केसेस में आप कैसे बोलोगे कि यार देखो उसका स्टेट लायबल नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया है या कोई इंसान इंसॉल्वेंट ही घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर मतलब पब्लिक एट लार्ज को पता है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको डिसोल्यूशन होने के बाद भी आप लायबल यहाँ पर नहीं रहोगे, ठीक है। तो डेथ और इंसॉल्वेंसी वाला केस अगर हो गया, या फिर एक इंसान सपोज ये थर्ड पार्टी है, इसको पता ही नहीं है कि ए पार्टनर है, इसको पता ही नहीं कि ए पार्टनर है, ये इसको लगा है मैं खाली बी इसे इंडिपेंडेंटली यहाँ पे डील कर रहा हूँ। फिर जब बी पैसे लेके भाग गया तो कोई इसको बोलता है कि अरे यार बी का तो पार्टनर ए था, राइट, तो ये फिर ए के पास आता है और बोलता है कि मेरे को पैसा रिकवरी करके दो। तो उस टाइम पर ए को क्या प्रूव करना होगा कि ए ने, मतलब बी ने जब ए इस थर्ड पर्सन से पैसे लिए थे, लेट्स से टी, तो टी ने जब बी को पैसे दिए थे तो उस वक्त उसको पता नहीं था कि ए इसका पार्टनर है, वो तो उसको बाद में पता चला, इसलिए अब ये पैसे मांगने के लिए आ गया। सो दिस इज वन एक्सेप्शन दैट हैज बीन गिवन टू यू। तो ये एग्जांपल आप देखना, ये काफी अच्छा एग्जांपल है, that X and Y who carried on the business in the partnership for several years executed on 1st December, ध्यान रखना ये डेट ध्यान रखना, 1st दिसंबर को उन्होंने एक डीड एग्जीक्यूट किया, अग्रीमेंट, और उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन ये पब्लिक नोटिस देना भूल गए। अब हुआ क्या, 20 तारीख को एक्स ने फर्म के नाम पे पैसा बोरो किया फ्रॉम आर, और आर को पता ही नहीं, आर वाज इग्नोरेंट अबाउट द डिसोल्यूशन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वाई वुड आल्सो बी लायबल फॉर द अमाउंट बिकॉज नो पब्लिक नोटिस वाज गिवन। तो ये पॉइंट एग्जांपल आप देखना, आई थिंक ये भी कहीं पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल पूछा गया है, राइट। अब इसका एक्सेप्शन बस खाली ये है
स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर या फिर एक स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर को वैसे भी किसी को नोटिस देने का जरूरत नहीं होता। अब जो पार्टनर है वो जब बिजनेस को बंद होगा तो बेसिकली उसके पास राइट रहेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, देखो जो फर्म के सारे एसेट्स हैं उन एसेट्स को यूज किया जाएगा टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज टू द अदर पार्टनर, टू द थर्ड पार्टीज, बाहर वालों को पहले पे किया जाएगा, फिर फर्म जो पार्टनर है उसके लोन को रिपे किया जाएगा और लास्ट में उसके कैपिटल को पे किया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल को। और लॉसेस अगर होंगे तो लॉसेस ये आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। सो द राइट ऑफ अ पार्टनर टू हैव business wound up after the dissolution. So a firm, on the dissolution of a firm, every partner or his representative will be entitled as against all other partners or their representative to have the property of the firm being applied in the debts and liabilities of the firm, और surplus जो बचेगा वो ये आपस में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो जब तक आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता तब तक आप वहां पर वैसे ही कंटिन्यू करके रखोगे जैसे आप ये वाइंडिंग अप का जो आपने अग्रीमेंट किया उससे पहले जैसे आप काम कर रहे थे। फिर आता है मोड ऑफ सेटलमेंट। तो मोड ऑफ सेटलमेंट में जैसे बताया जो आपके लॉसेस है सबसे पहले उन लॉसेस को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा और लॉसेस एडजस्ट करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी के डेट्स को रिपे करोगे, राइट। उसके बाद में आप जो भी उसके कैपिटल का ड्यू अमाउंट है वो आप यहाँ पर पे करोगे, करेक्ट, एज अ रिलेटिवली फ्रॉम ड्यू फ्रॉम द कैपिटल। फिर इन पेइंग ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल। अब इस दोनों का क्या मतलब है, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट है, तो पहले कैपिटल का पेमेंट पूरा कर दो, कैपिटल का पेमेंट आप पूरा कंप्लीट कर दोगे उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर पे कर देना, तो ये रहेगा। और लास्ट में अगर कुछ बच गया तो दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट देमसेल्फ इन देयर पीएसआर। तो ये बेसिकली अकाउंट्स में जैसे आप डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो और उसके बाद जैसे बुक्स को डिसॉल्व करते हो, ये सेम पॉइंट है। तो ये आप यहाँ पर देख लेना। अब जैसे यहाँ पर बताया हुआ है ये एग्जाम्पल आप देखना, ये रहेगा गार्नर वर्सेस मोरे का रूल। आई डोंट नो अकाउंट्स में आपके पास अभी भी है कि नहीं है, देखो, बट यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है। इधर क्या था, एक्स एंड वाई शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्स मर गया ना। ऑन टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स इट transpired that he contributed 6,60,000 to the capital of the firm और वाई ने सिर्फ 40,000 ही दिया था, और कंपनी के जो एसेट्स है वो कितने, टोटल 5 लाख के। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, सी इधर देखा जाएगा 6,60,000 और 40,000, तो ये जाएगा और फिर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 2 लाख रुपया, तो जो बचा वो यहाँ पर इट विल बी शेयर्ड बाय इक्वली। अब इसका क्या लॉजिक है, आप ये देखो, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारे को एसेट्स कितना मिला, ठीक है, उस जो सरप्लस हमारा बचता है उसके बाद में हम यहाँ पर इसको पे करते हैं। सो ये वाला सिनेरियो आ जाता है। इसको आप एक बार अगर यहाँ से रीड करो तो आपको देखो सिंपली आएगा। सो इट इज टू बी नोटेड दैट प्राइमा फेसी अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स शैल बी सेटल्ड in the manner prescribed by the partnership agreement. Now the above rule shall apply to any agreement between the partners. और ये rule basically आपको यहाँ पर क्या बताता है कि the significance of the foregoing provision is that if the assets of the firm are not sufficient to pay off the liabilities of the firm, including the amount due to each partner, then each partner is individually liable to contribute towards the losses, including the deficiency of the capital in proportion to which the capital दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर। तो ये आपका क्लोजिंग अकाउंट्स से ज्यादा रिलेटेड है, तो वहां पर आप इसको कवर कर सकते हो ज्यादा अच्छे से बेसिकली, और एग्जांपल्स के साथ कवर कर सकते हो। इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए चाहिए, टोटल 7 लाख रुपए चाहिए पे ऑफ करने के लिए, लेकिन कितना है अमाउंट, यहाँ पर खाली 2 लाख रुपए का ही एसेट्स बचा है। तो आप देखो डेफिशिएंसी कितने का आ गया, डेफिशिएंसी आ गया 5 लाख रुपए का। तो ये 5 लाख रुपए का लॉस क्या कहाँ कहाँ कैंसिल होगा, 2.5 लाख रुपया एक्स के अकाउंट से माइनस होगा और 2.5 लाख रुपया वाई के अकाउंट से माइनस होगा, और बैलेंस अमाउंट जो भी रहेगा वो यहाँ पर पे ऑफ कर दिया जाएगा, राइट। तो इसको अगर आप यहाँ पर और अच्छे से मैं आपको अगर बता दूं तो ये देखो, इसका कैपिटल था 6,60,000, इसका कैपिटल है 40,000, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई। तो अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2,50,000 रुपए का लॉस है इस लॉस को एडजस्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो 2,50,000, राइट, सो दिस इज 2,50,000, ये 2.5 लाख का लॉस गया और यहाँ पे भी 2.5 लाख रुपए का लॉस जाएगा। तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया 4,10,000, ठीक है,
और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आ गया 2,10,000, करेक्ट। 40,000 माइनस 2,50,000, इधर थोड़े जीरोस होलसेल में आ गए। एनीवे तो ये नेगेटिव में आ गया। तो अब बेसिकली क्या होगा, y विल पे 2,10,000 टू x। इसके अलावा जो 2 लाख रुपए के एसेट्स हैं वो भी किसको जाएंगे, वो भी x को जाएंगे, एंड दैट इज हाउ x इज गोइंग टू गेट 4,10,000 रुपीज। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। गौरव, अनुश्री, राइट, विजय क्लियर हुआ? आदित्य, आदित्य पूछ रहे क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज? आई थिंक बहुत पहले उन्होंने बोला था। एनीवे चलिए, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर था। तो ये एक आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और पेमेंट ऑफ द डेट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर वही बताया था, सबसे पहले बाहर वालों का डेट रिपे होगा, फिर जो पार्टनर का डेट है वो रिपे होगा, दैट इज द लोन एंड एवरीथिंग, और लास्ट में कुछ सरप्लस बचेगा तो वो इनके पर्सनल लोन्स को जो भी रहेगा इसका पेमेंट किया जाएगा। सो विद दिस आवर पार्टनरशिप एक्ट इज ओवर, राइट, एंड दैट्स इट फॉर योर दिस लेक्चर। सो हमारा ये लेक्चर तो कंप्लीट और हमने सिलेबस को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो रहता है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने किसी के भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा और हमने आरटीपी को डिस्कस नहीं किया। ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है एंड आज तारीख है 15th ऑफ अक्टूबर। अब अगर आप देखो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट, अब जब ये पीवाईक्यू और आरटीपी सेशन के लिए मिलूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे मीट यू गाइस समवेयर इन 15th ऑफ नवंबर। तो मैं 1 महीने का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग पूरा पढ़ के रखो। और ये पास्ट ईयर क्वेश्चन और आरटीपी जो होगा ये मैं यूट्यूब पे लाइव रखूंगा आप लोगों के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड विद माय लेक्चर्स, राइट। मैं इसके बारे में डिस्कशन, मतलब एक क्रिएटिव भी आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है या तो वहां पर शेयर कर दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं व्हाट्सएप में स्टोरी भी डाल के उसको शेयर कर दूंगा, या फिर आई विल ऑल्सो शेयर इट ऑन द यूट्यूब, मेरा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा, दैट आई विल कम अप विद अ लाइव सेशन फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो पीवाईक्यू और आरटीपी जब हम लोग करेंगे उसी टाइम पे हम लोग साथ में लाइव डाउट सेशन भी रख देंगे। तो आप लोग यूट्यूब के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे लेक्चर्स के थ्रू, और यहाँ पर जैसे जैसे आप डाउट्स पूछते जाओगे मैं आपके सारे डाउट्स को रिप्लाई भी करते रहूंगा। तो 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, आप लोग पूरा अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। प्रिसाइसली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शायद 15th ऑफ नवंबर के आसपास ही मैं आप लोगों को मिलूंगा, दैट इज मंडे। सो 15th ऑफ नवंबर के बाद ही हम एक एक दिन असाइन करेंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं आफ्टर दिवाली आई विल शेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल कि इन इन तारीख को ये लेक्चर्स हमारे होंगे, और इसमें हम ये जैसे सपोज करो 15th है तो 15th को हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, फिर आपको एक दिन का गैप, या फिर से 17th को हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एक्ट का, इसी तरह से आरटीपी का। तो एक एक डेट मैं आप लोगों को दे दूंगा और उसके हिसाब से आप लोग पूरा अपना डाउट्स वगैरह रेडी रखना। कमेंट सेक्शन पे आप लोग जैसे जैसे वीडियोस को देख रहे हो वैसे वैसे डाउट्स को आप शेयर करते जाना, एंड अकॉर्डिंगली जिस भी चैप्टर का अगर आप दोबारा से भी वीडियोस को देखो तो जिस भी वीडियो को आप देखते हो जहां भी आप कर रहे थे आप डाउट्स को वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आपके क्या डाउट्स हैं, अकॉर्डिंगली आई कैन मेक द प्लान फॉर योर लाइव डाउट सेशन एंड द पीवाईक्यू। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय,